शम्मा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती हैं तो तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही एक दिन मुसाफिर को चलना सिखाती है। जी हाँ, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। आज करेंट अफेयर्स का सेशन में पुनः आपका स्वागत है। तो आज देखेंगे देश विदेश एवं उनके जागरण का करेंट अफेयर्स। तो चलते हैं क्लास की ओर, देखेंगे आज की करेंट अफेयर्स। आज यानी 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के रूप में आज ही के दिन 18 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस 18 मार्च को यानी आज ही है। देखते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल 18 मार्च को भारत भर में मनाया जाता है। तो ये पूरे भारत भर में 18 मार्च को ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। कोसीपुर कोलकाता में स्थित भारत के सबसे पुराने आयुध निर्माण फैक्ट्री का उत्पादन 18 मार्च 1802 से शुरू हुआ था। यानी 18 मार्च 1802 को ही इसी दिन से उत्पादन शुरू हुआ था। किस जगह? कोलकाता के कोसीपुर में ये सबसे पुराना ऑर्डिनेंस निर्माण फैक्ट्री का यहाँ से उत्पादन होता है, जिसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को ही शुरू किया गया था। तो इसी के शुरुआत के दिन से ही यानी 18 मार्च को जब शुरू किया गया था, उसी से प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में और देखेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस उपकरण फैक्ट्री इस दिन को महान धूमधाम के साथ आयुध कारखानों में मनाते हैं, जिसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारी विभिन्न संगठन आयोजन में भाग लेते हैं। सभी प्रकार के संगठन एवं सभी प्रकार के कर्मचारी आपस में मिलजुल कर इसमें पूरी तरह से मिठाइयाँ एवं आयोजन करते हैं। तो 18 मार्च को आयुध फैक्ट्री का निर्माण है दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। इसी को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन पूरे भारत को प्रदर्शनकारियों में बंदूकें, गोला बारूद, राइफल्स, आर्टिलरी इत्यादि के प्रदर्शन का स्मरण किया जाता है, यानी कि इसी दिन से उसका याद किया जाता है। नेक्स्ट है WHO अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो अल साल्वाडोर को यानी ये मध्य अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है साल्वाडोर, इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो देखेंगे अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है। यानी अल साल्वाडोर, याद रखिएगा, अल साल्वाडोर हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है। तो इसे WHO ने प्रमाणित दिया है कि आप पूरी तरह से मलेरिया मुक्त हो गए हैं। जब कोई देश एक उचित संदेश से परे साबित होता है कि पिछले 3 क्रमागत देशों से देश भर में बीमारी का कोई स्वदेशी संचरण नहीं हुआ है, तो WHO मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र देता है। जब किसी प्रकार का उसका लक्षण नहीं आता है, उस बीमारी का प्रकोप नहीं आता है, तो WHO के द्वारा एक प्रमाण दे दिया जाता है कि आप इस तरह से पूरी तरह से सुरक्षित एवं संतुष्ट हैं। अल साल्वाडोर को 1996 से मलेरिया का प्रकोप नहीं हुआ था। वर्ष 2017 के बाद से किसी भी तरह का स्वदेशी मामले की सूचना नहीं है, यानी कि उसमें अब किसी प्रकार का मलेरिया का सूचना नहीं है। इसलिए अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। 1990 में देश के प्रति वर्ष 9000 मामले थे, यानी 1990 में प्रति वर्ष 9000 मामले थे, जो 2010 तक घटकर 26 हो गए हैं। तो ये काफ़ी इस क्षेत्र में सुधार लाया है मध्य अमेरिकी देश के द्वारा, यानी अल साल्वाडोर के द्वारा। अब इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। देखिए कितना बड़े सुधार लाया है। 1990 में इसे 9000 प्रति वर्ष मामला आता था, लेकिन 2010 में मात्र 26 हो गया। उसके बाद अब जा कर के 2020-21 में इसमें 0 हो गया है। तो इसी तरह से अल साल्वाडोर को यानी मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया गया है। तो सीबकथॉर्न पौधा लगाने का फैसला कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में।
तो ये देखेंगे हिमाचल प्रदेश और इस पौधे को बारे में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीवक थॉर्न के पौधे को लगाने को फैसला लिया है। यानी ठंडे इलाके में सीवक थॉर्न पौधे को लगाने का फैसला किस राज्य के द्वारा लिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा लिया गया है। यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग के खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। यानी खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। इस पौधा एक झाड़ी की नुमा होता है। जिस तरह आप लता के देखते हैं, लता नुमा इसका पेड़ का आकार होगा, कुछ खाने योग्य इसमें बेर जैसा उत्पादन किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको लगाने का फैसला लिया गया है। भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्रों में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है ऐसे प्रकार के पौधे यानी लताएं। सीवक थॉर्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद रखता है, जो मिट्टी के क्षरण को रोकता है। ये पौधा काफ़ी होनहार एवं काफ़ी लायक होता है, जो मिट्टी को पूरा तरह से बांध कर रखता है एवं मिट्टी का क्षरण को रोकता है। तो इसीलिए इस पौधे को लगाने का फैसला हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा लिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये बाबा दिख रहे हैं, कुछ कैसेट लिए हैं। ये कैसेट देख रहे हैं, ये कैसेट जो पुराने ज़माने का रील वाला कैसेट आता था, बजाते थे हम लोग साउंड में, वही कैसेट लिए हुए हैं। तो लगता है इनका चर्चा में है इसलिए कि ये निधन हो गया है इनका। यानी ऑडियो कैसेट टेप आविष्कारक लोउ ऑटेंस का निधन हो गया है। ये लोउ ऑटेंस हैं जो ऑडियो कैसेट पहले बहुत पुराने ज़माने में आया करता था, उसका आविष्कारक हैं, जिसका निधन हो गया है। तो ये देखिए बाबा जी अब तो निकल पड़े हैं। निकल पड़ने के बाद अपने इस ज़माने के कैसेट का छोड़ गए हैं, यानी इसी से इनका पूरी तरह से नाम हुआ है। तो ऑडियो कैसेट टेप आविष्कारक लोउ ऑटेंस का निधन हो गया है। तो इसके बारे में देखेंगे हम। ऑडियो कैसेट टेप के डच वैज्ञानिक, ये डच है नागरिक हैं, डच के वैज्ञानिक हैं, लोउ ऑटेंस का हाल ही में निधन हो गया है। डच इंजीनियर ने कैसेट टेप का आविष्कार करने और पहले सीडी के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय दिया है। इन्होंने काफ़ी उन्मुख कार्य किया है, उन्मुख भूमिका निभाया है। 1963 में ऑटेंस ने बर्लिन रेडियो शो इलेक्ट्रॉनिक्स मेले में पहला कैसेट टेप प्रस्तुत किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला कैसेट टेप कब प्रस्तुत किया था? तो ये 1963 में प्रस्तुत किया था। इसी के साथ अपनी रचना को पेटेंट करने के लिए सोनी और फिलिप्स के बीच एक फेयर समझौते के बाद दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल हुई थी। ऑटेंस ने सीडी विकास परियोजना पर भी काम किया था। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा, ये एक वैज्ञानिक थे। यानी लोउ ऑटेंस का संबंध क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा, लोउ ऑटेंस का संबंध किससे है? तो एक वैज्ञानिक हैं जो टेप कैसेट का आविष्कार किया था। मुख्य रूप से इनका प्रदेश का नाम है तो डच थे ये 1963 में। ये दो प्रश्न काफ़ी प्रमुख रूप से पूछा जाएगा, एकदम पक्का है। 1963 में प्रथम इसको कैसेट का प्रयोग किया गया था, यानी प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। शेख हसीना जुल्फ़ों वाली एवं नरेंद्र मोदी का ये तस्वीर है, भारतीय प्रधानमंत्री एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के बारे में इतना जान रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है एवं इसका मुद्रा टाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो देखते हैं इनके बारे में क्यों अभी बांग्लादेश चर्चा में है। तो भारत बांग्लादेश जल संसाधन बैठक हुआ है। जॉइंट रिवर कमीशन यानी जीआरसी के ढांचे के तहत भारत बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक 16 मार्च 2021 को नई दिल्ली में हुई। तो नई दिल्ली में बैठक हुई भारत और बांग्लादेश के बीच में। दोनों पक्षों ने नदी जल के बंटवारे के लिए एक रूपरेखा सहित जल संसाधनों के मुद्दों की एक संपूर्ण सरगम में सहयोग का विस्तार करने की सहमति व्यक्त की है। तो दोनों देशों के बीच यानी भारत बांग्लादेश के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। जल के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश 50 आम नदियों का साझा करते हैं, यानी 54 आम नदियों का साझा करते हैं। तो भारत बांग्लादेश के बीच में जल संशोधन बैठक हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है एवं बांग्लादेश का मुद्रा टाका है। तो नेक्स्ट है दिल्ली का ये कुछ क्षेत्र है,
ये प्रदूषण के क्षेत्र में काफ़ी जानते हैं, भारतीय राजधानी नई दिल्ली काफ़ी चर्चा में रहता है। तो फिर से एक बार इसीलिए चर्चा में है कि दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गया है। दिल्ली जो भारतीय राजधानी नई दिल्ली है वो प्रदूषित स्तर फिर से बन गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। तो वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली का नाम आ गया है, ये काफ़ी दुखनीय बात है। नेक्स्ट में दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22वां स्थान पर भारत का है। हाल ही रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 20 तक दिल्ली को हवा की गुणवत्ता लगभग 15% का सुधार हुआ, फिर भी ये राजधानी काफ़ी दयनीय सिचुएशन में है। इनमें कहा गया है कि सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषण राजधानी के रूप में स्थान प्राप्त किया है। तो दिल्ली फिर से प्रदूषित एरिया बन गया है, यानी भारतीय राजधानी नई दिल्ली। भारत के वायु प्रदूषक के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, खाना पकाने वाले बायोमास जलना, बिजली का उत्पादन, उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट जलना एवं एपिसोडिक कृषि जलना शामिल हैं। इस प्रकार के ये खनन एवं जलन से जो काफ़ी प्रदूषण निकलने वाली चीज़ है, इसी सबसे प्रमुख प्रदूषण निकलता है एवं भारतीय राजधानी को झेलना पड़ता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली विश्व में प्रदूषित राजधानी के रूप में पुनः नामित किया गया है, यानी चयन किया गया है। ये कुछ धाविका हैं, देखेंगे कि स्वर्ण पदक मिला है इनको। धनलक्ष्मी महिलाओं के 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका नाम है धनलक्ष्मी, जो महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है धनलक्ष्मी के द्वारा। पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो 100 मीटर की दौड़ में किसने जीता है? धनलक्ष्मी इसका नाम है, जो गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ में 11:39 सेकेंड के समय को पूरा किया है और पहले स्थान पर रही है। वही दूती चंद 11:58 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रही है। तो दूती चंद दूसरे स्थान पर है, नाम में इसका दू लगा हुआ है, दूती चंद इस बार। तो दूती चंद दूसरे स्थान पर है, लेकिन धनलक्ष्मी 100 मीटर की जो दौड़ है उसमें धनलक्ष्मी गोल्ड मेडल जीती है एवं प्रथम स्थान रही है। जबकि युवा धाविका हिमा दास गलत शुरुआत की वजह से दौड़ से बाहर हो गया है, लेकिन हिमा दास को इस बार बाहर कर दिया गया है। हिमा दास के बारे में डिंग एक्सप्रेस इसे कहा जाता है। ये असम की हैं और इन्हें अभी चर्चा में इसलिए हैं कि असम का इसे डीएसपी बना दिया गया है। असम राज्य सरकार के द्वारा इसको डीएसपी का पद दे दिया गया है, तो हिमा दास इसलिए भी चर्चा में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दीपक मिश्रा ICRIER के निदेशक के रूप में नियुक्त किए हैं। तो यह है दीपक मिश्रा, जिसका फ़ोटो आप देख रहे हैं, कुछ यूं ही मुंह बिचकाए हुए हैं। इन्हें हंसना मुस्कुराना चाहिए, तो मुंह बिचका के एकदम अपने सुर में है, लगता है कोई सिंगर है। दीपक मिश्रा तो वर्ल्ड बैंक के माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मैनेजर दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। तो दीपक मिश्रा है जो ICRIER का इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, यानी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो दीपक मिश्रा को। और इसके बारे में देखें, वह रजत कथुरिया का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले इस पद पर रजत कथुरिया नामक व्यक्ति थे, जिनका कार्यभार अब दीपक मिश्र के द्वारा संभाला जाएगा। 1 सितंबर 2012 को ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी थे। मिश्रा ने विश्व बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है। वर्ल्ड बैंक में इन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है, यानी विभिन्न उच्च पदों पर काम किया है, जिसमें विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के सह निदेशक, इथियोपिया, पाकिस्तान, सूडान और वियतनाम के लिए देश के अर्थशास्त्री शामिल थे।
ये अर्थशास्त्री के रूप में भी शामिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक यानी दीपक मिश्रा को ICRIER के निदेशक के रूप में नामित किया गया है, यानी नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सदानंद गौड़ा। इंडिया फेम 2021 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किए हैं, यानी सदानंद गौड़ा का ये तस्वीर है, जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में सदानंद गौड़ा रसायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं। तो देखेंगे इसके बारे में। रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने 17 मार्च 2021 को इंडिया फेम 2021 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया फेम नामक जो कार्यक्रम है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो सदानंद गौड़ा के द्वारा। अक्सर इसमें ऑप्शन दे देगा नरेंद्र मोदी, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन टिक नहीं करिएगा, ऑप्शन में रह सकता है वो सब, क्योंकि इंडिया फेम इस प्रकार का जितना भी कार्यक्रम है मोदी जी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें लिया करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो वो नहीं, ये रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, इसके द्वारा इंडिया फेम 2021 का 11वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं इसके बारे में और देखते हैं। रसायन एवं पेट्रोल केमिकल विभाग यानी फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया फेम का आयोजन कर रहा है। तो फिक्की के सहयोग से, याद रखिएगा, फिक्की के सहयोग से इस आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का विषय ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको मथवा में ठूस लेना है, एकदम कोंच लेना है अंदर में। इस आयोजन का विषय जो है, भारत रसायन और पेट्रो रसायन के लिए विश्व विनिर्माण केंद्र, ये इसका विषय। थीम हर बार में क्वेश्चन में एकदम रहता ही है प्रमुख एग्जामों में। तो इंडिया फेम का इस बार का विषय है भारत रसायन और पेट्रो रसायन के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र। एकदम किसी भी प्रकार से इसको कोंच लेना है, नहीं तो ससुरे कहीं मिलेगा क्वेश्चन में तो रह जाइएगा माथा ठोकते। नेक्स्ट है 5G। नोकिया नया 5G रेडियो साधन बनाएगा। नोकिया के द्वारा, चलिए देखते हैं कि 5G अब बनाएगा किसके साथ, लेकिन अभी तो जान रहे हैं 5G का ही मारा मारी चल रहा है। लेकिन नोकिया के द्वारा कदम उठाया गया है, रेडियो साधन बनाएगा। बड़े बड़े ऊँटवा दहा गईल, भेड़िया कहत कितना पानी। देखेंगे, यानी फिनिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता नोकिया ने 16 मार्च को घोषणा की है कि उसने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी किया है। अच्छा, ये साझेदारी किया है, आपस में सहयोग करके बनाने का फैसला लिया है। तो इन्होंने किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी किया है। मतलब गूगल के साथ प्यार दुलार करके हाथ मिला लिया है। किसके द्वारा? तो नोकिया के द्वारा। तो क्या करने के लिए? तो नया 5G रेडियो साधन बनाने के लिए। देखेंगे इसके बारे में। और यह साधन अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RNA, ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क है यानी RNA है, वो वाला नहीं है, DNA वाला नहीं है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड वाला RNA हो सकता है। RNA का इसमें अगर फुल फॉर्म आए तो ये किस क्षेत्र में है? नोकिया के क्षेत्र में अगर पूछ दिया जाए तो इसमें रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहता है। इन्हें कि राइबो न्यूक्लिक एसिड मार दीजिएगा, ससुरे भट्ठा बैठा दीजिएगा एग्जाम का। तो चलो, इसमें तकनीक को देखना है, तकनीकी के साथ विकसित किया जाएगा। यह साझेदारी नए व्यापारिक मामलों को विकसित करने का उद्देश्य से की गई थी। RNA एक मोबाइल दूरसंचार प्रणाली का हिस्सा है। यानी RNA क्या है? दूरसंचार प्रणाली का हिस्सा है। यह प्रणाली रेडियो एक्सेस तकनीक को लागू करती है। तो मुख्य रूप से याद रखना है ये कि नया 5G रेडियो साधन बनाएगा नोकिया के द्वारा। तो इसके साथ समझौता जो किया है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी करके बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कौशल्या शंकर, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 में सम्मिलित किया गया, यानी सम्मानित किया गया उन्हें। तो कौशल्या शंकर, ये फ़ोटो लगा हुआ है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं। तमिलनाडु मूल की जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकारों के रक्षक कौशल्या शंकर, यानी तमिलनाडु से ये बिलोंग करती है। कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अमेरिकी कॉन्सुलेट में सम्मानित किया गया है। यानी
अमेरिकी कॉन्सुलेट ने सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? तो कौशल्या शंकर को। नामांकन का IWOC पुरस्कार प्रमाण पत्र शहर में आयोजित क्रेजियस वीमेन इंस्पायर अ बेटर वर्ल्ड में चेन्नई जूडिथ रेविन में अमेरिका काउंसिल जनरल द्वारा इन्हें दिया गया था। तो अमेरिका काउंसिल जनरल द्वारा इसे दिया गया था। श्री कौशल्या 2021 अमेरिकी विदेश मंत्री के IWOC अवार्ड के लिए मिशन इंडिया के नामित व्यक्ति थे। तो मिशन इंडिया के नामित व्यक्ति कौन थे? कौशल्या नामित व्यक्ति थे, जो उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिन्होंने दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवधारणा साहस यानी कि दूसरे को जीवन को सुधारने की चेष्टा रखती है, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। तो काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के लिए उसे कौशल्या शंकर को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर को सम्मानित किया है। ये प्रमुख टर्म है ऊपर वाला। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो तमिलनाडु की जाति कौशल्या शंकर को दिया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है बीच में योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बाद इधर राष्ट्रपति हैं। तो चलेंगे इसके बारे में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी। चलेंगे हम लोग यूपी में, यानी पेठा की नगरी आगरा और नवाबों की नगरी लखनऊ। तो चलल जाए आज के। तो उत्तर प्रदेश वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये बाबा जी हैं, महाराज जी योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है, यानी सोनभद्र में इसे किया गया है। वनवासी समागम का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया है। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया है। तो नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो सोनभद्र के रूप में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश यानी भारत का सबसे बड़ा जिला के रूप में, दूसरा सबसे बड़ा जिला के रूप में कहा गया है। तो वनवासी समागम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसको मुख्य अतिथि के रूप में किसने थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में ये रामनाथ कोविंद थे, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ है राजधानी, एवं उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी CM हैं, केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखना कंपलसरी है, नहीं तो फिर मामला चौपट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवं अंतिम कुछ हम अद्भुत प्रश्नों से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज का भी एक अद्भुत प्रश्न है, एक चलेंगे देखेंगे आज का अद्भुत प्रश्न क्या है। तो अद्भुत प्रश्न से आपको हम अभी मिलाते हैं। तो ये है जुको तबई यानी जापान के निवासी हैं, पहली महिला है जो 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहली महिला 1975 में कौन है? जुंको तबई। जुंको तबई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है, जिसका संबंध किस देश से है? तो जापान। जापान से इसका संबंध है। जापान के बारे में अगर कहा जाए तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी आप कमेंट करिएगा, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित है। एवं ये सबसे बड़ा ध्यान में रखना है कि जुंको तबई जापान की नागरिक हैं, जो महिला हैं 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इसी के साथ इस आज की करेंट अफेयर्स के सेशन की समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। मिलेंगे किसी अन्य सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।